दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए कर्बक पाठ का सारांश और साथ ही साथ लेखक परिचय लेकर आ गई हूँ। 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है आप लोगों का हिंदी। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। ये आप लोगों का हिंदी पोएम का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जैसा कि आप इनकी यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो है वो मेरे फेवरेट है, ठीक है। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी में कौन सबसे बेहतर लगे, ठीक है। इनका जन्म जो है वो 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध अनुमानतः है, ठीक है। अनुमानतः है 1492, 15वीं शताब्दी में हुई है, लेकिन किस ईयर में हुई है ये अनुमानित लगाकर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इनका निधन 1548 को हुआ है, ये भी अनुमानित है क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं थी। कहीं पे मेंशन भी नहीं है अधिकतर जगह पे, ठीक है। तो ये अनुमानित है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने के करीब में ही होंगे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था? तो अमेठी में था। कब्र अमेठी या फिर जायस उत्तर प्रदेश में ही है ये, ठीक है। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। इन्हें मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था, ठीक है। मलिक शेख ममरेज इनके जो है वो पिताजी का नाम था। समझ गए आप लोग? जानेंगे कि सारांश इसका क्या है, ठीक है। सारांश छोटे तौर पे कि इस पोएम में आपको 2 कर्बक दी गई है। कर्बक चैप्टर का नाम कर्बक है और 2 कर्बक आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग एक सवाल मुझसे पूछोगे कि कर्बक होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो, कर्बक आप ये कह सकते हो कि किसी चीज़ से तुलना करना कर्बक कहला सकता है, क्योंकि इस पाठ में आप लोगों को पहले कर्बक में बताया गया कि कंचन, कांच, इन्हीं सब सोने से, इन सब चीज़ों से तुलना करी गई है इंसानों से, इंसानों के गुणों को, ठीक है, या फिर इंसान के व्यवहार को। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि कर्बक इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसे सारांश किस तरह से लिखेंगे, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह से आएगा। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पहले कर्बक में क्या बताया है। तो पहले कर्बक के बारे में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना है। या फिर पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने दूसरे कर्बक में क्या कहा है, या फिर ये कहेगा कि कर्बक पाठ का सारांश लिखें, इस तरह से, ठीक है। और चैप्टर का कौन रचयिता है, मतलब कि किन्होंने लिखा है, उस चीज़ को तो आवश्यक ही याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी भी प्रश्न का सवाल पूछा जाएगा तो ये सारांश से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो भी और क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, सारा चीज़ करवा दूंगी आप लोगों को, ओके। देखिए, ये भी आप लोगों से बोला जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो बहुत तरह के इस पाठ में सवाल पूछे जा सकते हैं, सारा कुछ होगा। पहले हम लोग सारांश को लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत किस तरह से करेंगे वो देखिए। यहाँ प्रस्तुत दोनों कर्बक मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। अब ये पद्मावत क्या है? पद्मावत तो फिल्म भी निकला था ना, हाँ। अब देखिए, ये जो कर्बक है, ये दोनों कर्बक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत को लिखा है, ठीक है। और पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। और पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है और उसी से ये छंद जो है, वो कर्बक जो है, ये लिया गया है। आपको ये तस्वीर दिख रही है? पद्मावत जो है ये उनकी लिखी हुई महाकाव्य है। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। समझ गए? तो ये इससे ऑब्जेक्टिव एक क्लियर होता है कि कर्बक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। समझ गए? उसके आगे देखिए, प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्धृत प्रथम कर्बक में कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना की गई है। इसमें कवि एक विनम्र स्वाभिमानी या फिर स्वाभिमान से अपने रूपहीनता और एक
आंखपन को प्राकृतिक द्वंद्वों द्वारा महिमामंडित करते हुए रूप को गौण तथा गुणों की महत्वपूर्णता बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित उन्होंने किया है। कवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उसके इन्हीं गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी है। तो पहले छंद में, पहले करबक में उन्होंने अपनी जो है वो तुलना करते हैं कि बहुत सारी तमाम चीज़ों से वो अपनी तुलना करते हैं, अपने गुणों को बताते हैं। उन्होंने अपने गुणों को महत्व दिया है, ना कि अपने रूपों को महत्व दिया है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? हम कहना चाह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि इंसान को अपने गुणों को देखना चाहिए, ना कि अपने महत्व को देखना चाहिए। अब जैसे देखिए, अभी एक रिज़ल्ट आया है यूपी बोर्ड का, जहाँ पे प्राची निगम जो है वो यूपी बोर्ड में टॉप की है। ठीक है, 98% कुछ उसका स्कोर है। अब देखिए, उसने जो है वो अपने पढ़ाई पे, अपने गुणों पे, इस चीज़ पर ध्यान दिया है, ना कि उसने अपना मेकअप वगैरह जो भी रूप रंग होता है उस चीज़ पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पढ़ाई, शिक्षा, अपने गुण को उभारा है। तो ये एक बहुत ही आप लोगों के सामने अभी हकीकत है कि आप लोग देख सकते हो कि गुण पर इंसान को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुण ही इंसान का यहाँ धरती पे रह जाता है, रूप तो मिट्टी में मिल जाता है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है वो अपने पहले करवक में यही चीज़ हम सभी को समझाते हैं। अब चलिए द्वितीय करवक पर हम लोग चलते हैं। द्वितीय करवक उपसंहार खंड से उद्धृत है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन किया है, जिसमें वह बताते हैं कि उन्होंने इसी गाढ़ी प्रीत के नयन जल में ही कोई हुई रक्त, मतलब कि कई सारे रक्त, यानी कि वो जो है वो इस चीज़ को लिख रहे हैं, जब वो करवक को लिख रहे हैं तो उन्होंने अपनी गाढ़ी प्रीत जो उनकी जो खून है, वो खून पसीना एक करके वो लिख रहे हैं, अपनी गाढ़ी प्रीत रक्त से लिख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जिस प्रकार हम लोग आराम से इस चीज़ को पढ़ लेते हैं ना, वो तो महसूस कर कर और एकदम सत्य वचन को लिखते हैं, है ना। तो लिखने में उनकी जो है वो रक्त की नई लगाकर जोड़ा है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि अब ना वह राजा रत्नसेन है और ना वो रूपवती रानी पद्मावत है और ना वो बुद्धिमान सुआ है, सुराद बचेतन या अलाउद्दीन है। इनमें से किसी के ना होने पर भी उसके यश के रूप में कहानी शेष रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक दिन उसके ना रहने पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। इस कहानी का पाठ उसे 2 शब्दों में याद करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। अब देखिए, इस द्वितीय करवक में क्या कहा गया है कि जो उन्होंने अपने काव्य को लिखा है, करवक को लिखा है, तो इस चीज़ को अपनी रक्त की लेई से जोड़ कर उन्होंने लिखा है। बहुत लंबा टाइम लगता है इस चीज़ को लिखने के लिए। लिखा हुआ तो ये 10 लाइन रहता है, लेकिन इस चीज़ को, शब्दों को, इसकी भाषा को, सब चीज़ को अवधी भाषा में, सबसे पहले बात तो ये कि ये करवक पाठ जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया, तो इस चीज़ को जोड़ने के लिए उन्होंने अपनी रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। ठीक है, हम लोग इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्होंने तो अपना पूरा जी जान लगाया है। उसके बाद कहते हैं कि कहाँ चले गए वो लोग, रत्नसेन कहाँ चली गई, रूपवती जो पद्मावत थी वो रूपों के गुणों से भरी हुई थी, उसके रूप नैन नक्श कहाँ चले गए।
आज अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहाँ चला गया, बस उसके गुण हम लोग याद कर रहे हैं ना, कि राजा रतन सेन इतना महान था, है ना, उसके गुणों को हम लोग याद कर रहे हैं, बस उसके गुण इस सृष्टि पर रह गए हैं जो उसने यहाँ पे किया है, बाकी उसका शेष शरीर जो है वो मिट्टी में कब का मिल चुका है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि फूल जो है वो झड़कर गिर जाता है लेकिन वो अपना खुशबू नहीं छोड़ता है, फूल मर जाता है लेकिन उसका बासु यानी कि सुगंध जो है वो अमृत की तरह सुगंधित देते रहता है। ठीक है, उसी तरह से कहते हैं कि एक दिन जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि अपने बारे में कहते हैं कि एक दिन वो भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन इस कविता को जो है वो लोग जब भी पढ़ेंगे, 2 बोल मुझे ज़रूर याद करेंगे, 2 बोल उन्हें ज़रूर याद करेंगे जब इस कविता को वो पढ़ेंगे। तो इस कविता को जब आप पढ़ रहे हो, अभी मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, लाखों बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे, लाखों बच्चे जो हैं वो इन्हें याद करेंगे, तो इनके गुणों को याद कर रहे हैं, ना कि इनके रूपों को, है ना, समझ गए। तो वो कहते हैं कि जब भी याद करेंगे तो जब भी ये लोग पढ़ेंगे तो मुझे एक बार याद ज़रूर करेंगे, और ऑब्वियसली जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो तो याद करेंगे ही इन्हें। तो देखिए ये कितनी सुंदर तरीके से कविता ये लिखे हैं, मुझे बड़ा प्यारा आता है ये कविता पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को मज़ा आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके देन बाय बाय।